नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। राजसमंद में कोरोना काल में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में लाखों रुपए का घोटाला सामने आया है। एक गुमनाम व्यक्ति ने एसीबी जयपुर और राजसमंद के अतिरिक्त कलेक्टर को एक पत्र लिखकर इस घोटाले की जांच करने के लिए मांग की गई है और उसमें बताया गया है कि कोविड सेंटर में तय दर से 4 से 5 गुना ज़्यादा पैसा खर्च किया गया और लाखों रुपए का सरकार को चूना लगाया गया है। बीसीएमओ डॉक्टर राजकुमार खोलिया और प्रोग्राम मैनेजर विमलेश तिवारी के खिलाफ जयपुर एसीबी को एक गुमनाम परिवाद मिलने के बाद महानिदेशक ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। राजसमंद एडीएम ने सीएमएचओ को कमेटी बनाकर जांच करके 7 दिन में रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। राजसमंद को पत्र प्रेषित करके 7 दिवस में रिपोर्ट मांगी गई थी। बीच में छुट्टी आने की वजह से अभी तक जवाब नहीं आया। मेरी उनसे कल ही बात हुई, उन्होंने एक कमेटी बनाई है और आने वाले 2-3 दिनों के अंदर वो जांच करके रिपोर्ट कलेक्ट्रेट में प्रेषित कर देंगे। भरतपुर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन लोगों को जागरूक भी कर रहा है। पुलिस रोको टोको अभियान चला रही है, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही नजर आते हैं और जब मास्क के बारे में पूछा जाता है तो तरह तरह के बहाने बनाते हुए निकल जाते हैं। भैया कहाँ जा रहे हो? कॉलेज जा रहे हो, आपने मास्क नहीं लगाया। आपको पता है कोरोना लगातार बढ़ रहा है, प्रशासन जागरूक कर रहा है। मास्क ने ये जेब में रखने की चीज थोड़ी है। अरे नहीं लगा। गलती मानते हो, बचाव करो कोरोना से। तो देखिए लोग जो है लापरवाह नजर आ रहे हैं और ऐसे ही आप कहाँ से आ रहे हो? मास्क नहीं लगाया आपने। ये जेब में रखने की चीज है। देखिए पुलिस जो है वो भी समझा रही है, लेकिन पुलिस समझा रही है लगातार, लेकिन लोग फिर भी मानने को तैयार नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर से बचना है तो टीका लगवा लीजिए, क्योंकि टीका ही कोविड से बचने का तरीका है। ये सबसे पहला हमारा तो ये है कि 100% टीकाकरण करवा लें। 18+ वालों में भी और 15 से 18 बच्चों की श्रेणी में भी टीकाकरण एक बहुत बड़ा बचाव है इसके लिए। अपील पर अमल कीजिए, क्योंकि कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। जालौर जिले में कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के लिए अब जिला प्रशासन सख्त रवैया अपनाएगा। इसे लेकर जालौर जिला कलेक्टर के निर्देश पर अलग अलग टीमों का गठन किया जा रहा है, जिसके तहत लापरवाह लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। जॉइंट एनफोर्समेंट टीम्स का भी पुलिस को अन्य लोगों को मिलाकर के एक टीम का गठन किया जा रहा है। इसके अलावा जिले में टीके से वंचित रहे लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। आपका फर्ज बनता है कि टीका लगवाएं, ताकि ये सिर्फ आप ही नहीं, आपके परिवार की, आपके पड़ोस की, आपके सोसाइटी की, आपके देश की हिफाजत कर सके। सचमुच सोच के देखिए, एक टीका लगवाने से आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कितने बड़े काम को अंजाम दे रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल अस्पताल में 50 बेड का कोविड विंग स्थापित किया गया है। इसके साथ ही तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर अस्पताल में इस बार बच्चों के लिए भी अलग से अत्याधुनिक सुविधा युक्त चाइल्ड कोविड वार्ड भी बनाया गया है। कोविड प्रबंधन के संबंध में आयोजित बैठक के बाद मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे अस्पताल में सभी आवश्यक संसाधन जुटाए गए हैं, जिसमें अस्पताल में स्थापित किया गया ऑक्सीजन प्लांट प्रमुख है। प्लांट पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है। कोरोना से उपजी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मंडल अस्पताल सक्षम है। यहाँ सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। हाल ही में इससे जुड़ी मॉक ड्रिल भी करवाई गई, जो पूरी तरह सफल रही। बाड़मेर जिले में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग एक युवक के साथ मारपीट करने के बाद उसके बाल काटते नजर आ रहे हैं। वीडियो शिव थाना इलाके के भियाड़ सरहद का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो 4 दिन पुराना है। बताया जाता है कि पीड़ित बलदेव कंबल बेचने का काम करता है। वो मंगलवार की शाम फतेहगढ़ जा रहा था, तभी मूलाराम और बंदराम एक गाड़ी में सवार होकर आए और उसके साथ मारपीट करने लगे। इसके बाद 7 से 8 दूसरे लोग भी आ गए और उसको अगवा कर सुनसान जगह पर ले गए और फिर खंबे से बांधकर पहले मारपीट की, उसके बाद उसके बाल काट दिए।
पीड़ित का आरोप है कि पीटने वाले गाड़ी में रखी नकदी, मोबाइल और कंबल भी चुरा कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना अस्सी में प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया है और इसमें जो भी विधि सम्मत कानून सम्मत कार्रवाई वो की जाएगी और इसकी जांच भी की जा रही है कि इसके पीछे क्या प्रयोजन, क्या कारण रहा। कोरोना के कहर के चलते साल 2020-21 में लोगों का ज्यादातर वक्त घर के अंदर बीता। लॉकडाउन रहा, पाबंदियां रहीं, वर्क फ्रॉम होम चलता रहा। सड़कें और बाजारों में हलचल काफी कम थी, लेकिन ऐसे समय में भी अपराध के मामले बढ़ गए। कोरोना काल में ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना के मामले तेजी से बढ़े। दौसा जिले की बात करें तो यहाँ बलवा के अपराधों में भले ही कमी आई हो, लेकिन हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार सहित सभी अपराधों में बढ़ोतरी हुई। वैसे एसपी अनिल बेनीवाल कहते हैं कि आपराधिक प्रकरण की संख्या में जरूर बढ़ोतरी हुई, लेकिन एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट सहित सीआरपीसी की विभिन्न धाराओं में पुलिस ने पिछले वर्षों की तुलना में पिछले वर्ष से बेहतर काम किया है। ओवरऑल क्राइम अगर देखते हैं तो आर्म्स एक्ट की कार्रवाई, एनडीपीएस की कार्रवाई, प्रिवेंटिव एक्शंस की कार्रवाई हमारे पिछले सालों के मुकाबले बेहतर रही है। एसपी के मुताबिक पिछले वर्ष उनका प्रमुख ध्येय पेंडेसी कम करना था, लेकिन इस वर्ष थानों में बने नए स्वागत कक्षाओं का बेहतर संचालन करना, प्रत्येक सर्किल में एक थाने को आदर्श बनाकर जिले के कुल 5 थानों को ISO सर्टिफाइड कराने पर जोर रहेगा। कहते हैं बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए माँ दुनिया तक को छोड़ सकती है, लेकिन बूंदी से आई एक तस्वीर संसार के सबसे बड़े, सबसे पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर रही है। जी हाँ, यहाँ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर लोगों को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा। यहाँ प्रेमी के लिए माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को छोड़ दिया। तस्वीर में नजर आ रही ये वही बदनसीब है जिस पर कुदरत की दोहरी मार पड़ी। पहली इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई और दूसरी इसका बाप, इसका सगा पिता, इसकी जान का दुश्मन बना था। बूंदी के नमाना क्षेत्र की एक माँ अपने 2 वर्षीय मासूम को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई। बेरहम माँ की याद में रोने वाले मासूम को चुप करने के लिए उसका बेरहम बाप उस मासूम को खूंटे से बांधकर उस पर जुल्म ढाने लगा। किसी तरह बाल कल्याण समिति तक इस बेबस की बेबसी की भनक लगी, जिसके बाद इसने इस मासूम को मुक्त कराया। अपनी कलयुगी माँ और निर्दयी पिता की यातनाओं को भूलकर बाल कल्याण समिति कार्यालय में उछल कूद रहा मासूम समिति के सदस्यों की आंखों का तारा बना हुआ है। भरतपुर में हुई ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। किसान परेशान हैं। अब किसानों ने सरकार से खराब हुई फसल की गिरदावरी कराकर उचित मुआवजे की मांग की है। बहुत नुकसान हुआ साहब। और आपकी सरकार से क्या मांग है? मांग ये कुछ मुआवजा दिलाया जाए। यही काश्तकार है, हम पे यही काम है, हम पे यही पे रह रहे हैं हम निर्भर। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार तो जी जो कुछ है जाए अपने मतलब ये किसान को। किसानों का कहना है कि पहले तो खाद की किल्लत से जूझना पड़ा था, लेकिन अब मौसम की मार ने उन्हें बर्बाद कर दिया है। भरतपुर जिले के भुसावर समेत डीग, कुम्हेर और दूसरे इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। किसान जो हैं परेशान हैं और उनकी जो फसल है वो अब तैयार थी। कुछ दिन बाद ही फसल को जो है वो लेते, गेहूं खेत से जो है फसल उठाते, लेकिन उससे पहले ही ओलावृष्टि ने उनके जो अरमान हैं उन पर पानी फेर दिया है। काफी नुकसान जो है फसल में देखने को मिला है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। हाल ही में सरिस्का में बाघिन ST90 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। भले ही टाइगर कंजर्वेशन के लिए ये अच्छी खबर हो, लेकिन सरिस्का में एक बार फिर बाघिन ने नॉन टूरिज्म जोन में शावकों को जन्म दिया है, जिससे सरिस्का में टाइगर टूरिज्म से जुड़े लोग निराश हैं। सरिस्का में ऐसा लगातार 5वीं बार हुआ है जब बाघिन ने इंसानी दखल से दूर जाकर नॉन टूरिज्म जोन में शावक को जन्म दिया। पिछले अगर कुछ मामलों को देखा जाए तो सरिस्का में जो बाघिनें अपने शावकों को जन्म दे रही हैं, वो इंसानी दखल से दूर जाकर के नॉन टूरिज्म इलाके में अपने शावकों को जन्म दे रही हैं। ऐसे में सरिस्का में टाइगर एक्टिविटीज नहीं दिखने की वजह से टाइगर टूरिज्म को भी बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। सरिस्का में अब बाघों का कुनबा बढ़कर 25 हो गया है। इसे बाघों की सिल्वर जुबली भी कह सकते हैं। यहाँ नर बाघ 9, मादा बाघ 11 और शावक 5 हैं।
सरिस्का सन 2004 में बाघ विहीन हो गया था। फिर 2008 में बाघों को सरिस्का शिफ्ट करने का कार्य शुरू हुआ। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। मध्य प्रदेश में फिर एक लुटेरी दुल्हन ससुराल वालों को लूटकर भाग गई। जी हां, जिसे ससुराल वाले अपनी बहू बनाकर लाए थे वो एक गिरोह की सदस्य निकली। शादी के अगले ही दिन बहू सब सामान समेटकर फरार हो गई। रवि सिंह द्वारा सूचना दी गई कि उसके साथ एक महिला जिसने अपना नाम रेशमा बताया था, उससे दिनांक 24/12 को शादी करी और 26 को वो घर से चली गई। लुटेरी दुल्हन कानून के लंबे हाथों से बच न सकी। इंदौर की कोतवाली थाना पुलिस ने न सिर्फ लुटेरी दुल्हन बल्कि उसके साथी और 2 महिलाओं को भी दबोच लिया। मिली जानकारी के मुताबिक फरियादी ने देवास में रहने वाले अपने दोस्त से शादी के लिए किसी अच्छी युवती की तलाश करने के लिए कहा था। दोस्त ने मंजू नाम की महिला से संपर्क किया। उसके बाद वो पूजा से मिला। पूजा और मंजू ने मिलकर रेशमा नाम की महिला से युवक को मिलवाया। युवक को रेशमा पसंद आ गई तो महिलाओं ने दोनों की शादी करवा दी। शादी करने के एवज में तीनों महिलाओं की 90,000 रुपए की डील हुई थी। युवक उसमें से 75,000 रुपए दे चुका था, लेकिन रेशमा शादी के दूसरे ही दिन अपने नकली भाई के साथ फरार हो गई। पाबंदियों और मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के बावजूद उत्तर प्रदेश की बरेली से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक मुस्लिम धर्म सम्मेलन में जुटे लोगों ने कोरोना नियमों का मजाक बनाकर रख दिया। जिला प्रशासन ने इत्तेहाद-ए मिल्लत काउंसिल नाम की पार्टी के नेता तौकीर रजा खान को इस सम्मेलन में 300 लोगों के जुटाने की इजाजत दी थी, लेकिन बरेली के इस्लामिया मैदान में हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए और वो भी बिना मास्क के। इस मुस्लिम धर्म सम्मेलन में पहला नियम ये टूटा कि वहां भीड़ जुटी। दूसरा ये कि लोगों ने मास्क नहीं लगाए, जिन्होंने लगाए भी केवल खाना पूर्ति के लिए। और तीसरा ये कि सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जैसे वे सब भूल ही गए हों। लेकिन हाँ, उनमें भी कोई देश हित के नारे लगाने से नहीं चुका। न सिर्फ मैदान में बल्कि मंच पर जुटे लोगों के लिए भी मास्क महज खिलौना बनकर रह गया। किसी में भी कोरोना का खौफ तो दिखा ही नहीं। यहाँ तक कि आईएमसी नेता तौकीर रजा खान भी बिना मास्क लगाए ही लोगों के बीच मौजूद रहे। जितनी बिजली उतना दाम का दावा करने वाली व्यवस्था उपभोक्ताओं को मनमाना बिजली बिल दे रही है। नागरिकों के मीटर बंद होने के बाद भी हजारों रुपए के बिजली के बिल थमाए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ता खासे परेशान हैं। एक हाथ में बिजली मीटर और एक हाथ में विभागीय नोटिस लेकर देवदास अपनी झोपड़ी के बाहर खड़े हैं। मीटर तो बंद है, घर पे पड़ा हुआ है, इसमें कोई लाइन नहीं जुड़ा है, ऐसा ही पड़ा हुआ है। कितना बिल आया आपका? बिल आया 11,290 रुपया। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के पखांजूर में शासन ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को खुली छूट दे रखी है, जिसकी कीमत गरीब चुका रहे हैं। देवदास के घर एकल बत्ती कनेक्शन दिए हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके घर पर आज तक बिजली सप्लाई नहीं जोड़ी गई। इधर बिजली विभाग ने 11,290 का बिजली बिल थमा दिया। देवदास हैरान है, परेशान है और उन्हें इस परेशानी से निकलने की राह नहीं नजर आ रही। देश में पहली बार समंदर में टैक्सी का सफर मुमकिन होने वाला है। मुंबई के लोगों का सफर वाटर टैक्सी के जरिए न केवल आसान बनेगा बल्कि कम समय में भी तय होगा। ये सफर दक्षिणी मुंबई के हार्बर से शुरू होगा। समुद्र के किनारे लगी इलेक्ट्रिक बोट अलग अलग रूट पर ट्रायल शुरू कर चुकी है। समुद्र के रास्ते मुंबई के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। टैक्सी ऑपरेट करने का काम एक निजी कंपनी को दिया गया है, जिसे इंतजार है तो बस प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन का। समुद्र के बीच दौड़ने वाली इस टैक्सी में लोगों को मौसम की मार भी नहीं झेलनी पड़ेगी। टैक्सी में यात्रियों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है। दावा किया जा रहा है कि इस वाटर टैक्सी से लोगों का काफी वक्त बच जाएगा और ये सफर लोगों की जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा। शुरुआत में 4 रूटों पर ये वाटर टैक्सी चलाई जाएगी।
जम्मू स्थित मां वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए शिमला से सीधी बस सेवा का लाभ मिलने लगा है। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने ISBT शिमला से बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के लोग अरसे से माता वैष्णो देवी के लिए वॉल्वो बस सेवा शुरू करने की मांग कर रहे थे। इस सुविधा से हिमाचल प्रदेश के 5 जिले के लोगों को लाभ मिलने लगा है। यहाँ के लोगों की बड़ी लंबे समय से डिमांड है। जो लोग वैष्णो माता को जाना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ी सुविधा होगी और जो बाकी डिस्ट्रिक्टों के साथ भी इसकी कनेक्टिविटी है उसके कारण भी आम जनमानस को फायदा हो। खास बात यह है कि पहले महीने यात्रा करने वाले यात्रियों को किराए में 35% छूट मिल रही है और 25% ऑफ सीजन डिस्काउंट के साथ पहले महीने में 10% प्रमोशनल डिस्काउंट देने का फैसला लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना केसेस से निजात मिलते ही शिमला से जयपुर वॉल्वो बस सेवा भी शुरू कर दी जाएगी। नव वर्ष लोसर को इन दिनों किन्नौर जिले के पोह खंड में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। किन्नौर की संस्कृति में बौद्ध धर्म के अनुसार नए साल के स्वागत का पर्व है। इस मेले के जरिए ग्रामीण गर्मजोशी के साथ नव वर्ष का आगाज करते हैं। पोह खंड में बौद्ध कैलेंडर के मुताबिक हर वर्ष दिसंबर और जनवरी में अलग अलग तिथियों पर अलग अंदाज में लोसर पर्व मनाया जाता है। पर्व का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक संस्कृति को संजोए रखने के साथ साथ आपसी भाईचारे और रिश्तों को मजबूत बनाना और नए साल का गर्मजोशी के साथ स्वागत करना होता है। खास बात यह है कि जिले में बर्फबारी के बावजूद ग्रामीणों का उत्साह कम नहीं हुआ है। ठंड की परवाह किए बिना लोग नृत्य गीत में मशगूल हैं। किन्नौर जिले के कानम गांव के लोग खाची बौद्ध मठ में एकजुट होकर बड़े जोश के साथ लोसर मनाते नजर आए। ग्रामीणों ने एक दूसरे को लो सोमा टाशिम यानी नव वर्ष मंगलमय हो करते हुए नव वर्ष की बधाई दी। ब्यास की ठंडी धाराओं में राफ्टिंग का लुत्फ उठाना साहसिक पर्यटन करने वालों को हमेशा से आकर्षित करता रहा है। इसीलिए पर्यटन नगरी कुल्लू मनाली में इन दिनों पर्यटकों की आमद बढ़ी है, जिससे राफ्टिंग के ठंडे कारोबार में भी गर्माहट आई है और पर्यटन कारोबार को भी गति मिलनी शुरू हो गई है। प्रकृति की सुंदर वादियों में एडवेंचर का रोमांच पर्यटकों को मनाली आने की खुशी को दोगुना कर रहा है। राफ्टिंग की बात करूं तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। भाई ने बहुत अच्छे से राफ्टिंग करवाई 7-8 किलोमीटर की, 9 किलोमीटर की, एंड इट वाज अ फन फॉर अस। अभी इसके बाद हमारा प्लान आगे मनाली का और मणिकरण साहब जाने का है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में बर्फबारी के बाद देश के अलग अलग राज्यों से पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचकर साहसिक पर्यटन का लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फबारी और बारिश के बाद पर्यटक रिवर राफ्टिंग का आनंद उठा रहे हैं, वहीं स्थानीय कारोबार भी चांदी काट रहे हैं। पहले हम मनाली गए थे। मनाली में हमने स्वेंग वैली और ओल्ड मनाली में भी हमने खूब एंजॉय किया। हमें यहाँ पे करीब 2-3 दिन हो चुके हैं। बहुत मजा आया। पूरा क्रेडिट जाता है राज भाई को, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा राइड भी दिया। खुले मैदान में दूर दूर तक फैली वट वृक्ष की हरी भरी शाखाएं और उसकी टहनियों पर बैठा गरुड़ों का झुंड। ये अद्भुत नजारा है हसनगंज के जगन्नाथपुर गांव का, जहां सैकड़ों साल पुरानी विशालकाय वट वृक्ष की जड़ों ने पूरे मैदान को ही जकड़ लिया है। इसी पेड़ की टहनियों पर जब भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ों का हुजूम डेरा डालता है तो उस अलौकिक नजारे को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। जगन्नाथपुर की कई पीढ़ियों को शीतल छांव दे रहा ये वट वृक्ष कितने सालों से लहलहा रहा है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आस्था की जड़ें इतनी गहरी है कि इस पेड़ के नीचे शीश नवाने के लिए दूर दराज के गांवों से अक्सर ग्रामीणों का तांता लगा रहता है। और जब वो ग्रामीण वट वृक्ष के नीचे मत्था टेकते हैं तो ठीक ऊपर टहनियों पर बैठे गरुड़ों के दर्शन से धन्य हो उठते हैं। सिमडेगा का कुरडेग प्रखंड सुगंधित चावल, जीरा फूल और साम जीरा बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ के सुगंधित चावल की ब्रांडिंग कुरडेग के नाम से करके समृद्धि की नई कहानी लिखने की तैयारी की जा रही है। इस इलाके में किसानों को उन्नत किस्म के बासमती धान के बीज उपलब्ध कराए गए थे।
जिसकी बेहतर उपज हुई है। काले धान से निकलने वाले चावल की खुशबू दूर दूर तक फैलाने के लिए प्रशासन ने कुरडेग में राइस मिल लगाए हैं, जहां धान की प्रोसेसिंग होगी। डीसी खुद पूरे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहां अलग अलग वैरायटी की पैकेजिंग कर कुरडेग नाम से मार्केटिंग की जाएगी। बहुत जल्द हमारे ही जिले के राइस का हमारे ही जिले में जो है वो उसका जो हम लोग पैकिंग करते हुए कुरडेग राइस के नाम से यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो जिला के लिए गर्व की बात रहेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत कुरडेग के जीरा फूल और काला जीरा चावल की खुशबू कुरडेग नाम से पूरे देश में फैल सकेगी। और अब बात कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अफ्रीकी देश सूडान में सेना की ताकत बढ़ाने के खिलाफ जारी प्रदर्शन पर पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया। दरअसल वहां कई दिनों से लोग सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर आई खर्तूम से। वहां तो हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागने पड़ गए। विरोध प्रदर्शन को कुचलने पर आमदा सरकार के एक्शन के बावजूद वे लोग वहां से हटे नहीं। कुछ हिस्सों में तो इतनी ज्यादा भीड़ जुट गई कि संभालना मुश्किल हो गया। वहां इन लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सड़कों पर टायर जलाकर गुस्सा जताया। इस विरोध प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए, जिनमें कुछ लोगों ने ढपली पीटी तो कुछ ने गाना गाते हुए सरकार के सामने अपनी मांग रखी। कजाकिस्तान में गृह युद्ध के बाद राष्ट्रपति ने फौज को आदेश दिया है कि हिंसा करने वाली भीड़ पर बिना चेतावनी दिए ही गोली चला दी जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने हंगामा करने वालों को आतंकवादी तक बता दिया। वहां की सड़कों पर हिंसा और आगजनी की तस्वीरें आम है। पिछले 4 दिनों से भीड़ पुलिस वालों को निशाना बना रही है। शील्ड और पूरे सुरक्षा उपकरणों के होने के बावजूद पुलिसकर्मी भीड़ से बचकर दौड़ते दिखे। कई जगहों पर तो सरकारी इमारतों पर भी उपद्रव करने वालों का कब्जा हो चुका है। पिछले 3 दिनों से कजाकिस्तान में इमरजेंसी लागू है, लेकिन हालात काबू में नहीं आए। रूस की सेनाएं भी शांति कायम करने के लिए भेजी जा चुकी हैं। कजाकिस्तान की सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 44 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 18 वहां की पुलिस और सेना के लोग हैं, जबकि भीड़ में शामिल 26 लोगों की मौत इस गृह युद्ध में हो चुकी है। ये पूरी लड़ाई एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी होने के बाद शुरू हुई थी। कहते हैं खेल तो केवल खेल होता है, प्रतिभाओं